हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी नेटल एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने आजादी का दिवस यानी कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। उसके साथ साथ में गोगा नवमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को आप लोग सेलिब्रेट करके आ रहे हो। साथ ही साथ संडे भी आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके आ रहे हो। तो सभी इंजॉयमेंट के बाद में अब वक्त हो चला है आप लोगों को वापस से अपने 10th क्लास के जो 3rd नंबर चैप्टर की ओर अपन लोग बढ़ने जा रहे हैं, उसमें वापस मैं आपको लेकर के जाने जा रहा हूं। तो यहाँ आज अपन लोग 10th क्लास जो बोर्ड क्लास अपन लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो 3rd नंबर चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो डिस्कशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उस चैप्टर को आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है आप लोगों ने वहां पे 8th क्लास और 7th क्लास में पढ़ रखा है। मैं आपको 10th क्लास में डिस्कस करवाने से पहले, 10th क्लास पढ़ाने से पहले, यानी कि यहाँ की जो बातें हैं वो डिस्कस करने से पहले अपन लोग जो थोड़ा सा छोटी क्लासेस में घूम करके आएंगे कि ये जो तीसरा नंबर का जो चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो अपने पास में गिवन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनकी शुरुआत कहां से हो रही है, हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, ये कहां से उत्पन्न हो रही है, किस तरीके से इसको पढ़ा जा रहा है, सब चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार टॉपिक का नाम जरूर लिख देता हूं आपके पास में, लेकिन आज अपन लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ करके आएंगे। देखिएगा, देखिए इसके टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हो 9th क्लास के अकॉर्डिंग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर दैट? इससे पहले आप लोग 8th क्लास में पढ़ करके आते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और 10th क्लास में आप लोगों के लिए क्या स्टार्ट किया जा रहा है, इसी में थोड़ा सा चेंज किया गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। देखिएगा, देखिए सभी लोग, आप लोग आप सामने की ओर, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं ना यहाँ पर, तो थोड़ा अपने आप को टिका करके बैठे, है कि नहीं है? थोड़ा टाइम मैं आप लोगों से जरूर लूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये दोनों चीजें आपके जहन में बहुत अच्छे से क्लियर है, तो इस चीज को पढ़ने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली, है कि नहीं है? होता क्या है, बच्चे के दिमाग में ये चीजें क्लियर नहीं होती कि सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। जब तक चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप लोगों के जो चीजें हैं, यहां वाली ये जो चीजें हैं, वो पोर्शन आपके समझ में नहीं आने वाला है। शुरू करते हैं 7th क्लास 8th क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक, है कि नहीं? इन सभी के नाम मैं हिंदी में भी नोट कर देता हूं। देखिएगा, देखिए, दो चरों वाले, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिएगा, देखिए आगे बढ़े। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। बाइलैंग्वेज चल रही है क्लास अपन लोगों की, कहीं को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहां क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का युग्म, द्विचर समीकरण निकाय, द्विचर रैखिक समीकरण निकाय आप लोग कह सकते हो। आप लोग यहां से बहुत अच्छे से क्लियर है। शुरू करते हैं काम करना। वापस से आप लोगों से बात कही जा रही है 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, आप लोग पढ़ने जा रहे हो। उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं 7th 8th क्लास
और 9th क्लास जो आप लोगों ने पिछले साल पास आउट की है, उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ी थी। क्लियर है? जब ये चीजें क्लियर होंगी तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगी। आप उस पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ रहे हैं जहां से पूरा शहर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो ये दो टॉपिक अपने पास में दिए हुए। आप लोग यहाँ इनको क्लियर करते हुए चलें, आप लोगों के दिमाग में ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है साहब? अब इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुपद में लिए चलता हूं। बहुपद में मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, जब इसका मैंने आपको चार्ट बनवाया, तो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ वेरिएबल होता है और एक तरफ अपने पास में नॉन वेरिएबल। दैट मींस एक तरफ अपने पास चर राशि थी और एक तरफ अपने पास में क्या थी? अचर राशि। फिर उसके बाद आपको बताया गया गणितीय संक्रिया के बारे में। गणितीय संक्रिया आपको 4 प्रकार की बताई गई, इसको 4 टाइप में पढ़ रहे हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से बड़ा क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के आगे टुकड़े और किए गए, और बीजीय व्यंजक के टुकड़े करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर एक पोर्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वेशन को पढ़ा था, यानी कि समीकरण। एक पोर्शन में हम लोगों ने असमीका को पढ़ा और एक पोर्शन में हम लोगों ने किसको पढ़ा था? बहुपद को पढ़ा। जब दूसरे चैप्टर की बारी आई थी तो हम दूसरे चैप्टर को बहुपद को आगे लेकर के पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं? समीकरण पे डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। समीकरण का मतलब क्या है, इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना बताया था। तब आप लोग वहां कहा करते थे कि सर किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर यदि वहां इक्वल टू का सिंबल लगा करके, बराबर का निशान लगा करके या तो जीरो लगा दो या कोई वास्तविक संख्या यदि हम लिख देते हैं तो वो उसको किसमें बदल जाता है? समीकरण में वह परिवर्तित हो जाता है। अब समीकरण में परिवर्तित होने के बाद में आगे की प्रोसेस आप लोगों से ये कही जा रही है कि समीकरण जो है वो दो आधार पे वर्गीकृत किए गए। एक होता है चरों के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, और एक होता है आपका डिग्री, यानी कि उसकी घातों के आधार पे। अब आप लोगों के पास में किसी भी समीकरण के अंदर यदि केवल एक चर राशि मौजूद है, यदि उसमें केवल एक चर राशि मौजूद है तो वो आपका एक चर वाला समीकरण होगा। अगर दो चर राशि मौजूद है, यानी कि एबीसीडी के दो अक्षर मौजूद है, तो आपका दो चर वाला समीकरण होगा। अगर तीन राशि मौजूद है तो आपका तीन चर वाला समीकरण होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप लोगों के पास में जो इसकी पावर है, जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है उनको अलग डिफाइन किया गया। और आप लोग कहते हो कि सर जिसकी डिग्री 1 हो रही है उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है, वो यदि 1 हो जाती है तो उसका नाम हम लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या रखा था? रेखिक बहुपद रखा था। लेकिन आप समीकरण पढ़ रहे हो तो यदि पावर किसी भी वेरिएबल की 1 होती है तो इसका मतलब वो समीकरण जो होगा वो आपका कैसा समीकरण होगा? रेखिक समीकरण होगा। अब बशर्ते उसमें बात यह रहती है कि उसमें चर राशि कौन कौन सी है। चर राशि अगर 1 है तो एक चर वाला रेखिक समीकरण बन जाएगा, और चर राशि अगर उसमें 2 है तो आप लोग का दो चर वाला रेखिक समीकरण बन जाएगा। और यदि वही समीकरणों की संख्या यदि मान लो कि उसमें चरों की संख्या जो है 3 है और इन सब की पावर यदि 1-1 है, तो जाहिर सी बात है वही जो समीकरण होगा वो तीन चर वाला रेखिक समीकरण आपके पास में बन जाता है। बात क्लियर हो गई सबकी सारी की सारी मेरी बात जो आप लोगों को बताई गई है। शुरू करता हूं मैं अपने टॉपिक को। नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रेखिक समीकरण। साहब पहला काम ऑपरेशन कर दो साहब। किसका? अरे ऑपरेशन वैसे वाला ऑपरेशन नहीं है, वापस इधर आ जाओ तुम, लेकिन तुम चल पड़े अपने उठा करके पैर। देखिए साहब, एक चर वाला रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं केवल आज के टाइम पर दो ही टॉपिक डिस्कस करूंगा। 7th 8th क्लास से रिलेटेड टॉपिक आप लोग का ये, और 9th क्लास से रिलेटेड टॉपिक आप लोग का ये। अगर किसी बच्चे को 10th क्लास का बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उन बच्चों को इन दोनों टॉपिक्स की जानकारी बहुत अच्छे से होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है साहब? देखिएगा, देखिए मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो ऑपरेशन में क्या होता है? आप लोग कभी किसी मेले में गए होंगे, और मेले में जाते हो तो आप लोग वो जो रिमोट से चलने वाली कार होती है वो लेकर के आते हो। अब जो रिमोट चलने वाली कार है 2 दिन तक तो ढंग से चलाते हो, और तीसरे दिन उसकी बैटरी वगैरह अलग कर देते हो, उसके टायर अलग कर रखे हैं, है कि नहीं? कुछ ऐसा सा सीन क्रिएट करते हो। तो मैं भी अभी के टाइम पर वही करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक मेरे सामने लिखा हुआ है, इस टॉपिक का थोड़ा सा मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, यानी कि इसके अंचर पंचर जो है अलग अलग करने वाले हैं। देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक चर, एक सिंगल वेरिएबल, है कि नहीं? आपको एबीसीडी का केवल एक अक्षर दिखाई देना चाहिए, वाला को छोड़ दो। लिखा हुआ है रेखिक। रेखिक का मतलब मैंने क्या बताया? मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए साहब? 1 होनी चाहिए।
इसका मतलब समीकरण रेखिक हो गया। आपको इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो कि समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब क्या है बताओ। समीकरण का मतलब सर इक्वल टू का सिंबल और आगे या तो जीरो या फिर कोई रियल नंबर अपने पास में लिखा हुआ होना चाहिए था। अगर सर ऐसा है तब तो उसको क्या बोल देंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कह देंगे। बोलो बात समझ आ गई क्या, है कि नहीं। क्या कह रहा हूं वापस सुन लो कि अगर किसी भी समीकरण में एबीसीडी का केवल एक ही अक्षर मौजूद हो, केवल एक ही अक्षर मौजूद हो और वहां आपके पास में जो घात है, जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए उसके अपने पास में, यदि एक है तो उसको अपन लोग क्या कह देंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कह देंगे साहब। बात क्लियर हो गई दिमाग में, है कि नहीं। सर ये तो बता दिया आपने, लेकिन ये दिखाई कैसा देता है, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एक चर वाले की समीकरण है कि नहीं। इसका कोई ना कोई मानक रूप तो होता होगा। भाई आप किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए जा रहे हो तो उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए। ये दिखाई कैसा देता है, मैं इसके कैसे दिखाई देता है इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। सबसे पहला काम, मैं इसके मानक रूप पर, यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे भाई, है कि नहीं। मानक रूप यानी कि इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये कैसा दिखाई देता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ये जो दिखाई देने वाला जो रूप है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ए एक्स प्लस बी बराबर में जीरो। साहब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बी जीरो हो गया, है कि नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत दिमाग से एक बात चेक होनी चाहिए वापस से कि सर आपने तो हमारे को बताया कि सर एक ही चर राशि होनी चाहिए, लेकिन सर इसमें कितनी आ गई है, तीन चर राशि, यानी कि एबीसीडी के तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है साहब, क्योंकि मैं इसके साथ साथ में कुछ कंडीशंस नोट करता हूं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और जो बी है, ये जो ए नजर आ रहा है, ये जो आपका बी नजर आ रहा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्या है। या क्या है अपन लोगों के पास में यहाँ पर, ये अपन लोगों का वास्तविक संख्या है साहब, है कि नहीं है। और वास्तविक संख्या किस तरीके से होंगी, मैं एग्जांपल देकर के बताऊंगा आप लोगों को। इसमें एक खास बात ये भी है कि जो ए होता है ये इसका मुख्य गुणांक होता है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए साहब, है कि नहीं। देखना देखे मैं क्या कर रहा हूं, ए डज नॉट इक्वल टू बी जीरो, है कि नहीं। भाई ये तो अगर मान लो कि सपोज करो कि ये ए ही अगर जीरो हो गया, है कि नहीं है, तो क्या बताओ बी कोई भी रियल नंबर होगा, है कि नहीं है। अगर मान लो कि इस जीरो की वैल्यू को हटा दें, बी को अगर जीरो लेना हटा दें, तो इसके अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे वो क्या बताओ जीरो के इक्वल होते हैं क्या। भाई कब ये कंडीशन है, जब ए यदि जीरो हो गया तो मेरे को बताओ ये तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, है कि नहीं, यानी एक्स का तो नामो निशान मिटा दिया अपन लोगों ने यहां से। तो क्या बताओ रेखिक का कोई मतलब रह गया यार, कोई मतलब नहीं रहा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझाओ एक बार, है कि नहीं। ये कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी आर कैसा होता है, कैसा नहीं होता दिखाई दे जाएगा। देखो ना अभी थोड़ी देर के बाद, ज्यादा टेंशन मत लो। लिखा हुआ है बचपन में आप लोगों ने पढ़ा, बचपन में क्या तुम अभी भी बचपन ही है तुम्हारा, है कि नहीं, कौन से बड़े हुए हैं फिलहाल के टाइम पे, है कि नहीं। लेकिन तुम छोटे थे फिलहाल, अभी के टाइम पर तुम अपने आप को थोड़ा सीनियर मान लो कि बोलो ओ मैं कौन सी क्लास में हो गया, 10th क्लास में हो गया। 10th क्लास छोड़ो, इधर सुनो एक बार के लिए, इधर देखो, है कि नहीं। अपने पास क्या ये आप लोगों के पास में ध्यान देने योग्य बात है, क्या इसमें चर राशि एक है, क्या इसमें चर राशि जो है वो आप लोगों की एक है क्या। एबीसीडी का अक्षर, अरे चर राशि समझ नहीं आ रही, ए ध्यान रखो ना, तुम एबीसीडी के अक्षर देखो इसमें कितने हैं, एक ही एबीसीडी का अक्षर है वो कितना है, एक्स है। चर राशि एक हो गई साहब। इसकी पावर चेक करते हैं सर, इसकी पावर भी सर एक ही लगी हुई है, हाँ ये भी बात सही है। इसमें सर इक्वल टू का सिंबल भी लगा हुआ, बराबर का निशान भी लगा हुआ है और जीरो भी लगा हुआ है। इसका मतलब सर क्या हो गया, ये एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया सर, हाँ या ना। ध्यान दे लो आप लोग, सारे के सारे आपके सामने लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं कर रहा हूं, जैसा आप लोगों से कहा गया वैसा का वैसा नोट किया है। एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया यहां से, 3x प्लस 5 यानी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या तुम इसको भी इससे कंपेयर कर सकते हो। भाई एक चलो लिखिए समीकरण का मतलब क्या हो रहा है कि यहां अपने पास में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप ये ऐसा दिखाई देना चाहिए, और ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देखो देखिए ये वाला फॉर्म ऐसा ही है कि नहीं। क्या अब आप लोग यहाँ पे मेरे को बता सकते हो, यहाँ पे अपने पास में जो एक्स लिखा हुआ है, यानी कि अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो बता सकते हो ए का मान कितना होगा। बिल्कुल सर बता सकते हैं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए का मान 3 हो गया सर, और बी का मान कितना हो गया अपने पास में 5 हो गया सर। ये जो वैल्यूज आ रही है, क्यों बता रहा हूं मैं ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना,
आज ये काम आएंगी, ये 9th में भी काम आई थी, 10th में भी काम आने वाली है। कंपैरिजन करना आना चाहिए आप लोगों को। एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया गया, एक मानक रूप आपको बता दिया गया, उसके आधार पे आप लोग कह रहे हो कि सर ए का मान इतना और बी का मान अपने पास में इतना इतना होना चाहिए था, है कि नहीं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक बात और सुना रहे तुम कलाकार, यहां पर अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ जाए ना कि 3y माइनस ओवर 8 इक्वल टू 0, बेटा जी ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण ही होगा, है कि नहीं है। बशर्ते उसमें चर राशि अपने पास y क्यों ना लगी हुई हो। आप लोग को सर यहाँ तो y नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अपने पास में, है कि नहीं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया, यहाँ पर ax प्लस b के लिए। क्लियर है। तो यहाँ चेक कर लो वापस से, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू वापस से क्या डिफाइन करनी पड़ेगी 3 और b की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास माइनस ओवर 8। जब कभी भी आप कंपैरिजन करके बताते हो, कोफिशिएंट यदि आप नोट करते हो तो उनके जो सिंबल है उनको जरूर कंसीडर किया करो, है कि नहीं है। चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव नोट करो और नेगेटिव है तो नेगेटिव नोट करो साहब। ये बातें हो गई। जैसे मान लो किसी बच्चे के सामने मैंने ऐसा लिख दिया कि 7 माइनस का 3x/2 इक्वल टू बी 0, ये लिखा हुआ है। क्या ये इसमें आप लोगों के पास केवल एक सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है? क्या आप लोगों के पास इसमें केवल सिंगल वेरिएबल है क्या? बिल्कुल सर, एक ही वेरिएबल है, कौन है? एक्स है कि नहीं है। क्या इसमें अब आप लोगों के पास में इसकी पावर 1 है क्या? बिल्कुल सर, पावर भी 1 है। इक्वल टू का सिंबल भी लगा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब सर ये लीनियर वन वेरिएबल तो है, एक चर वाले की समीकरण तो है। यानी कि सर अपन लोग यदि इसको कंपेयर करें तो बताओ a का मान कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? माइनस का 3/2 आना चाहिए था। क्या ये बात सही लिखी हुई है क्या? क्या ये सही लिखा है क्या? सही नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज जो a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि सर देखो ये रहा, दिखाई दे रहा तुम्हारे को, चिपका पड़ा नहीं इसके साथ में। यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू इस तरीके से कंसिडर नहीं करके a की वैल्यू तो क्या होगी माइनस का 3/2 और b की वैल्यू अपने पास में क्या होने वाली है प्लस का 7। मैं आप लोगों से पहले कह रहा हूं कि जब कभी भी आप लोग इसमें कोफिशिएंट्स को कंसिडर करें तो उनके जो सिंबल है, उनके जो साइन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसमें नोट कर दे। क्लियर है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को आप लोगों ने डिस्कस किया, तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो ये कही जाती है कि किसी भी समीकरण में जो चरराशि होती है, जितनी चरराशि होती हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उतनी ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। समझ में आएगा? नहीं आया साहब, इधर आ जाओ, इसको पढ़ लो, थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x प्लस 8 इक्वल्स टू बी 0। बताओ साहब इसके अकॉर्डिंग x की ऐसी क्या वैल्यू इसमें एंटर करवाऊं कि ताकि इसका LHS और RHS इक्वल आ जाए। मैथमेटिक्स है, बैलेंस का खेल है। LHS RHS दोनों अगर बैलेंस चल रही हैं तब तो आप लोग एकदम सही काम कर रहे हो, वरना आप लोगों ने रायता फैला दिया है साहब, है कि नहीं है। 2x प्लस 8 इक्वल टू बी 0, x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं? जब आप इसी को पॉलिनोमियल में पढ़ा करते थे तो वहां पे इसका नाम जीरोस था, यहां पर इसके सॉल्यूशन पे बात हो रही है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। बताइए साहब x की वैल्यू ऐसी क्या होगी? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस x को 8 को ट्रांसफर किया, 2x इक्वल टू बी -8, x इक्वल टू क्या आया -8 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट किया तो रिजल्ट आया -4। क्या इस x की वैल्यू केवल इस एक इक्वेशन के थ्रू आउट ही फाइंड आउट कर ली? क्या आपको इधर उधर दर-बदर भटकने पड़ रहा है क्या आप लोगों के पास में? क्या आपको भटकना पड़ रहा है क्या इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि भाई फलाने जगह पर जाओ तब जाके x की वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं है? मैं आप लोगों से कहता हूं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 3y माइनस का 15 इक्वल टू बी 0 लिखा हुआ है। बताओ साहब इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सर जैसे यहां पर अपन लोगों ने x की करी है तो यहाँ तो y की तो कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे सर? इसको इधर ट्रांसफर कर लो, जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3y इक्वल टू कितना 15, भाई नेगेटिव है, ट्रांसफर करोगे तो सिंबल चेंज होगा और ये पॉजिटिव हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट कर दो, कितना रिजल्ट आएगा 5 आएगा। यानी कि सर हमारे एक बात समझ में आ गई क्या कि किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं, जितनी चरराशि होती है,
उसका मान ज्ञात करने के लिए केवल उतनी ही समीकरणों की आवश्यकता होने वाली है साहब। तो ये सर अपन पास में कौन सी क्लास का टॉपिक पढ़िएगा आगे अपन लोग सारे के सारे, है कि नहीं है। इसमें आप लोगों का 6th क्लास भी हो गई, 7th क्लास भी हो गई, 8th क्लास भी आप लोगों ने शामिल कर ली है। घुमा दिया देखो आप लोगों को बचपन में, है कि नहीं है। 3 साल पीछे ले जाकर के आपको बता दिया 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर आप लोगों ने ये चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी। क्लियर है। बात करते हैं आगे, जो कि पिछले साल थोड़ा सा तो आगे लेके आएंगे ना वापस से, आपको पीछे भूतकाल में थोड़ा रखना है, पास्ट में तो ले जाएंगे आप लोग। आगे आ जाओ, है कि नहीं है। लिखा हुआ क्या है वही वापस से काम मेरा, तो ऑपरेशन करूंगा साहब मैं, है कि नहीं है। और ऑपरेशन इसका करना है, तुम और किसी का मत कर देना बिना मतलब में। तुम घर वालों के पीछे पड़ जाओ, बोले ऑपरेशन करना सिखाया, बोले सर ने हमारे को। ऑपरेशन इसका करना है, गाड़ी के टायर अलग कर दो, बैटरी अलग निकाल लो, है कि नहीं। अब बैटरी कैसे निकालेंगे, देखो देखिए, सिंपल सा फंडा एक ही है, मार्क करो जो जो चीजें अलग अलग, तोड़ दो उसको, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। क्या लिखा हुआ है, 2 चर, कितने चर, 2 चर। एबीसीडी के कितने अक्षर होने चाहिए, 2 अक्षर होने चाहिए साहब। रेखिक वर्ड का मीनिंग जो यहां था वही यहां रहने वाला है, यानी कि इसकी घात कितनी, घात सर 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर की बात हो रही है। 84 का मतलब अपने पास में 2, 84 का मतलब क्या हो गया, एबीसीडी के 2 अक्षर। और समीकरण का मतलब पता लग गया सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर का निशान होना चाहिए। लिख देता हूं साहब मैं आप लोगों को, इतना तो पता लग ही रहा होगा। इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए साहब, कहीं को समस्या है क्या। अब बात वही वापस से रह गई, सर ये दिखाई कैसा देता है। इंग्लिश मीडियम वालों तुम्हारे को तो पता ही है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अपने पास 2 होने चाहिए। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू का सिंबल और 0 अपने पास होना चाहिए था। 2 पोर्शन अपने पास, एक एलएचएस और एक आरएचएस। क्लियर दैट। आगे बढ़ो, देखो अब अपने पास में वापस से वही कहानी शुरू होती है। मानक रूप कैसा होगा सर, ये दिखाई कैसा देता है कि नहीं है। आ जाओ साहब, मानक रूप पर भी बात कर लेता हूं। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका अपन लोगों के पास में, ये कैसा दिखाई देता है। तब आप लोग मेरे को बताते हो कि सर हम इतना भी नहीं बोले हैं जितना आप हमारे को बता रहे हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू बी 0। सर हमने 2 चर वाले रेखिक समीकरण का जो मानक रूप पढ़ा सर, कुछ इस तरीके का पढ़ा था, है कि नहीं है। आप लोग कह रहे हो सर हमारे को बिल्कुल एकदम आप लोगों ने बावड़ा समझ लिया, है कि नहीं। अरे भाई बावड़े तो हो तुम, है कि नहीं है, तभी तुम्हारे को चीजें वापस पढ़ानी पड़ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक की अलग बात है। वापस से टॉपिक पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू बी, क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है सर। इसमें कुछ कंडीशंस भी नोट करवाई होंगी आप लोगों के सर ने, यानी मैंने भी नोट करवाई है, आप लोगों की जो जिस भी टीचर से आप लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने भी नोट करवाई है। उसमें क्या क्या बताया होगा। पहला काम तो यही कि सर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू बी क्या, आर, यानी कि आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये आप लोगों का कैसा होना चाहिए था, वास्तविक संख्या होनी चाहिए साहब। आ जाओ साहब, ये आप लोग का वास्तविक संख्या जैसा नजर आना चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक कंडीशन और नोट करते हैं, क्या, हैशटैग यूज कर रहे थे। अरे हैशटैग नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 0 के इक्वल आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल होगा भाई। इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, आयोटा के फॉर्म में आना चाहिए। अरे नहीं साहब, उधर नहीं जाना है, वापस इधर आ जाओ तुम 10th क्लास के अंदर। ए और बी दोनों का ऐसा क्या मान लूं मैं यहां पर ताकि वो 0 के बराबर आ जाए। कहना क्या चाह रहा है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, यहां से तो समझ आ गया सर कि ए बी और सी जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्या हो रही थी ना, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी क्या होने वाला है, वास्तविक संख्या होने वाली है। ये बात बताया गया। अब तुम्हारे को पता लगा कि सर अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये नई आफत कहां से आई है, नई आफत नहीं है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0 होने का मीनिंग ये है कि सामने वाला आप लोगों को एक जगह पर बाउंड करना चाह रहा है, बांधना चाह रहा है, आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और सामने वाला ये चाह नहीं रहा कि तुम ए और बी दोनों का मान एक साथ 0 कर दो। यानी कि कैसा कह सकता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा, क्या मैंने कुछ ऐसा लिखा कि x प्लस 5 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं
क्या ये आप लोगों का दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्या ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है क्या? आप लोग होगी सर इसमें एबीसीडी का अक्षर तुम्हारे को एक ही दिख रहा है और इक्वल टू का सिंबल में नजर आ गया, पावर भी एक, इसका मतलब सर ये तो नहीं है, ये वाला है, ये एक चर रैखिक समीकरण है सर, ये है कि नहीं है? और ये होने का मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास में इसको थोड़ा सा और ढंग से देखोगे तो आप लोग इसको बताओ ऐसा लिख सकते हो क्या, कैसे रहे, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू भी क्या होना चाहिए था, 0। चेक कर लो आराम से, हो गया क्लियर कि सर x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या ये आप लोगों का इस तरीके का दिखाई दे रहा है क्या? देखो देखिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बन गया क्या? a का मान कितना, चेक कर लो, a बराबर 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया 0 और c बराबर कितना आ गया अपने पास में 5 लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5 लिखा हुआ है साहब, है कि नहीं है? आज ज्यादा हिंदी यूज करने, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की डिमांड है कि सर हमारे को इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है। देखो अब अरे हिंदी मीडियम वालों अब तो समझ आ जाएगा तुम्हारा a बराबर 1 b बराबर 0 और c बराबर 5, है ना, पढ़ लेना आप, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनो मेरी बात, इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इस कंडीशन का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं कि a और b बेटा जी दोनों का मान एक साथ 0 नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप लोगों की 0 हो सकती है, दोनों वैल्यू को अगर आप लोगों ने 0 कर दिया तो वही वापस से केस आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैं x का कोफिशिएंट भी 0 कर दूं, y का कोफिशिएंट भी 0 कर दिया, तो ये दोनों तो गायब हो गए और 5 इक्वल टू भी 0 आ गया। क्या पॉसिबल है क्या 5 इक्वल टू भी 0? अरे कहीं पढ़ा है क्या 5 इक्वल टू 0 हो जाए? नहीं होता ना। तो यहां अपने पास में गलत सामने वाला बताना क्या चाह रहा है इस कंडीशन के थ्रू आउट कि ए और बी जो दो अपने पास कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, उन दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए साहब। क्लियर है? कहीं कोई समस्या है? आगे बढ़ता हूं मैं, है कि नहीं? कुछ ऐसे एग्जांपल्स इस पर और अपन लोग डिस्कस करते हैं। जैसे 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा उसको और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सर वहां पर हम लोगों ने पढ़ा 3x + 2y + 5 = 0। समीकरण है, इक्वेशन है, तो दो पक्ष होंगे, उसके दो पोर्शन है, एक एलएचएस और एक आरएचएस, यानी कि सर इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अपने पास एक पोर्शन में क्या रहना चाहिए, अपने पास 0 रहना चाहिए था, और एक पोर्शन में अपने पास में कोई भी एक्स और वाई के जो भी अल्फाबेट्स हैं, जो भी वैल्यूज अपने पास है, जो भी एक्सप्रेशन अपने पास में है, यानी कि कहने का मतलब एक तरफ सर अपन को क्या लेके आना है, 0 लेकर के आना है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनुसार। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। 3x + 2y + 5 = 0। 9वीं क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। वापस से वहां मैं आप लोगों से पूछता था कि बेटा जी a की वैल्यू क्या होगी, तुम झट से बताते थे कि सर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसे आप लोगों ने ढेरों एग्जांपल की, है कि नहीं? ढेरों एग्जांपल करने के बाद में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, है कि नहीं? परत दर परत अपन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो वक्त अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब अपन लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? इंट्रोडक्शन है आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है? 10th क्लास के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग 9th क्लास के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक पर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लोगों से एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम को आप लोगों को इस दो चरों के समीकरण के अंदर आपको परिवर्तित करके नोट करना होता है। जैसे मान के चलो कि किसी बच्चे का एग्जांपल ले लिया, उसको बोल दिया गया बोले तेरे को मार्केट जाना है कि नहीं है, 2 किलो चीनी लेकर के आनी है, 2 किलो आलू लेकर के आने हैं, है कि नहीं? और आप लोगों से बोला गया कि वो दुकानदार को 50 रुपए देकर के आ रहा है कि नहीं? ऐसी स्थितियां जो आप लोगों के सामने है। अब देखो सुनो मेरी बात, है कि नहीं? जैसे मान लो कि 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, है ना, आलू मतलब पोटैटो आ गया, 2 किलो चीनी। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 किलो छोड़ो, यहाँ पे 3 किलो ले लो चीनी, है कि नहीं? अब 2 किलो तो आलू लेके आ रहा है, 3 किलो चीनी लेकर के आ रहा है। आलू चीनी तो समझते होंगे ना तुम लोग सारे के सारे। अब एक बात मेरे को बताओ, सर इन दोनों को, अब इन सबका कितना प्राइस देकर के आया वो सामने वाले को? 50 रुपए देकर के आया, है कि नहीं? आप ऐसा मत सर कैसी बड़ी बात कर रहे हो, 50 रुपए कौन देता 3 किलो चीनी और 2 किलो आलू भी साथ में दे रहा है कि नहीं? ऑफर भी नहीं चल रहा है सर, ऐसा तो सर ऑफर में भी नहीं आता, ऐसा ऑफर वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग क्या करते थे सर, आलू की प्राइस अपन लोग एज्यूम कर लेते थे, है कि नहीं? माना लेट
प्राइस ऑफ, या फिर मान लो कि अपने पास आलू की जो कीमत है 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो अपन लोगों ने एक्स एज्यूम कर रखी है, और 1 किलोग्राम चीनी की जो कीमत है वो अपन लोगों ने कितनी एज्यूम कर रखी है, वाई एज्यूम कर रखी है। तो यहाँ से जो इक्वेशन जनरेट आप लोग करते हो उसके अकॉर्डिंग ये बताते हो आप लोग कि सर 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 50। ये वाला जो पोर्शन होता है एक स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों से कोई प्रॉब्लम दी जाती है, और उसी स्टेटमेंट को आप लोगों से एक समीकरण के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में सामने वाला जनरेट करवाता है, यानी गणितीय समस्या को है कि नहीं, कथन या फिर मान लो कि समीकरण के रूप में बना करके बताइए। अगला ये कह देगा दो चरों के समीकरण में बदल करके बताइए, गणित के रूप में प्रदर्शित कीजिए, बीजीय व्यंजक में बनाइए। तो आप लोगों को 1 नंबर के प्रश्न में केवल इतना सा काम करना है। ये 9th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 10th क्लास के लिए भी जरूरी बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ आ गई। अगर अगला ये कहे कि बीजीय व्यंजक गणितीय रूप में प्रदर्शित करो, तो ऐसे जो स्टेटमेंट है उसमें आप लोगों को कुछ भी मानना पड़ेगा, उस मान करके अपन लोगों के पास में इक्वेशन जनरेट आपको करनी पड़ने वाली है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कैसा पूछा गया, जैसे अब तुम एक बात सोच के देखो, तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था सर एक अगर वेरिएबल है ना तो केवल एक ही समीकरण की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन सर यहाँ कितने वेरिएबल है? अरे कितने वेरिएबल हैं अपने को दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक एक्स है और एक अपने पास में वाई है। एबीसी तो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर अपने पास में गिवन है। अब आ जाओ सारे के सारे इधर देखो, मैंने तुमसे पूछा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। बताओ साहब x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें ताकि वो उसको सेटिस्फाई कर जाए? क्या x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे ध्यान में है क्या? कोई बच्चा कहेगा सर अपन लोग ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू तो 2 कंसीडर कर लें और y की वैल्यू अपन लोग अपने पास में कितना 8 कंसीडर कर लेते हैं। मेरे को लगा यार ये सही बोल रहा होगा, मैंने इसमें पुट करके देखा तो 2 + 8 = 10 आ गया। बिल्कुल यार तुम सही बोल रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से तुम सही कह रहे थे। लेकिन झट से दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा सर ऐसा क्यों, है कि नहीं, ऐसी कौन सी भेदभाव वाली बात हो गई, मैं x की वैल्यू सर 3 लूंगा लो और y की वैल्यू मैं 7 लूंगा। देखो देखिए मेरा आंसर भी सही आएगा, उसका आंसर से पुट किया, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी सही है। सर एक बच्चा और खड़ा हो गया, सर x की वैल्यू मैं 4 लूंगा सर यहाँ पे, और y की वैल्यू मैं यहाँ पे कितना लूंगा, 6 लूंगा सर। यार मेरे को लगा यार ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यूज तो आपके पास में बहुत सारी है, कि x और y के वह मान जो इस समीकरण में रखने पर इसको संतुष्ट कर रहे हैं वह इसका हल कहलाते हैं। क्या कहला रहे हैं, हल कहलाते हैं, है कि नहीं है, उसका सॉल्यूशन है वो एक तरीके से। यहां तो केवल एक चरराशि मौजूद थी तो एक समीकरण से मान निकल के आ गया, लेकिन यहाँ दो चरराशि मौजूद हैं, अपन को पता नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। उन x और y की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए अपन लोगों ने क्या बताया कि सर इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं भाई? ऐसे अपन लोगों के पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसे बताओ कितने पेयर बना सकते हो तुम? 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, उसमें आप लोग कहते हैं सर x, y की फॉर्म में डिनोट करते हैं, और यदि x, y की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो सर इसके बारे में जाहिर सी बात है कि ऐसे कितने नंबर मैं बता सकता हूं यहाँ पे, ऐसे नंबर बताऊंगा। तो आप लोग क्या कह रहे हो कि सर इसका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो इसके ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन में बात करोगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, थोड़ा सा और आगे 7, यहाँ 8 हो गया। थोड़ा सा तो मैं टाइम लूंगा आप लोगों से, 1 2 3 4 5 6, आगे थोड़ा सा 7 हो गया, यहाँ पर मान लो कि 8 हो गया ना। ऐसे कुछ वैल्यूज हैं। अब x + y = 10 जो गिवन है, x की वैल्यू जो भी लोगे उतना, उसके अलावा अपन लोगों के पास y की वैल्यू कौन सी, यानी कि x = 2 y = 8 लिखा हुआ है। 2 और 8 यानी कि ये पॉइंट जो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा अपन लोगों को, है कि नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि 5,5 यानी कि 5 यहाँ पर है और इधर 5 यहाँ पर कहीं ना कहीं। उसके बाद मैं मान के चलो कि मैं 6,4 पे डिस्कस करूंगा तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ मिलने वाली है। तो मैंने क्या किया, स्केल ली और स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही कनेक्ट किया तो मेरे पास में एक नया फिगर निकल के आया, नई एक स्ट्रक्चर आई, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अरे बोलो भाई क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे इसके लिए अपन लोग यहाँ पे, सरल रेखा, है कि नहीं है। थोड़ा सा स्पीडली मैंने इसको यहाँ से रिकवर किया है कि दो चर वाले के समीकरण की जो हलों की संख्या है वो कितनी होती है, अनंत होती है। x और y के वह मान जो किसी समीकरण में रखने पर उसको सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें, LHS और RHS को यदि बैलेंस करते हैं तो वह जो मान x और y के हैं वह उसके हल कहलाते हैं।
और आप लोगों से ये चीज भी नजर भी आ रही है कि आप लोगों ने ग्राफ जनरेट किया, ग्राफ जनरेट करना मैं आपको बताऊंगा, है कि नहीं। जो भी वैल्यूज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही थी मैंने उसको इसमें नोट किया, तो मेरे को 3 पॉइंट मिले। तीनों पॉइंट को मैं यदि आपस में कनेक्ट करता हूँ तो एक लाइन मेरे पास नजर आ रही है, उसको सरल रेखा कह रहे हैं, है कि नहीं है। और जो ये सरल रेखा आप लोगों के पास में है, उस सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी है, कितने पॉइंट सिचुएटेड हैं इस पर, तो आप लोग कह रहे हो सर इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सिचुएटेड है। भाई यहाँ पर देखो, देखे ढंग से एक बार के लिए गौर, इतना गौर तो कर ही सकते हो यार तुम लोग, है कि नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट, यहाँ चौथा पॉइंट, ऐसे करके बताओ कितने पॉइंट होंगे यहाँ पे अपने पास। अरे कितने पॉइंट होने वाले हैं, अनंत पॉइंट नहीं है क्या, है कि नहीं। तो जितने भी पॉइंट हैं वो इस लाइन पर ही तो सिचुएटेड है कि नहीं। अब इस लाइन पर सिचुएटेड होने का मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे पॉइंट अपन लोग किसको सेटिस्फाई करने वाले हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि आप लोगों की ध्यान में एक बात और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखी थी कि सर इस समीकरण का जो मानक रूप है इसके साथ साथ इसका ग्राफ निरूपण कैसा होगा। ग्राफ निरूपण पे जब बात करते हैं तब आप लोग क्या कहते हो सर इसका जो ग्राफ निरूपण है वो सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी अपने पास में, है कि नहीं है। और आप लोग इस पे सॉल्यूशन पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बात करोगे होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनंत हल होते हैं। एक्स और वाई के ऐसे हजारों मान आप लोगों के पास, लाखों मान ऐसे मान आप लोगों के पास मिल जाएंगे जो इसमें अंदर रखोगे और इसकी वैल्यू किसके को लगेगी, LHS इक्वल टू बी RHS आएगी। वह मान हलों पे बात करना सुन लो आप लोग वापस से आराम से, कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स और वाई का वह मान जो समीकरण में रखा जाए और उसमें LHS इक्वल टू बी RHS आ जाता है, तो वह जो मान आप लोगों ने रखा था वह इसका हल कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। आगे क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9th क्लास में एक क्वेश्चन और पढ़ा तुम्हारे से, है कि नहीं, याद करो क्वेश्चन नंबर 2 करके टॉपिक अपन लोग पास पढ़ता था, उसमें लिखा होता है 2x + 3y इक्वल टू बी के लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। और अगला एक प्रश्न में कह रहा है, देखो देखिए, है कि नहीं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज दो तरीके से है, x इक्वल टू बी 1 और y इक्वल टू बी 1। अगला कह रहा है कि x इक्वल टू बी 1 और y इक्वल टू 1 पुट करो और बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बताओ सर, अरे बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं साहब, ये कोई बहुत बड़ी महाभारत होना है, कैसे बताएंगे साहब। भाई आप सर आप खुद ही तो कह रहे हो कि सर ये अगर इसका सॉल्यूशन है, ये अगर ये इसका हल है तो इसके अंदर पुट करते हैं और पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो आप लोग कह रहे हो सर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है। मैं नोट कर रहा हूं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी यहाँ y नहीं, सॉरी k आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा सर, प्लस में कितना 3 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में k लिखा हुआ है, और 2 और 3 को ऐड करेंगे सर वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पहली लैंग्वेज क्या कह रहा है अगला सामने वाले में, एक कोई एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने दिया है, उसमें कोई अननोन वेरिएबल के हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू तुमसे पूछ जाएगी और तुमसे वैल्यू पूछ जाएगी। इसका मतलब अपने पास में यहाँ पे क्या बोलेगा कि x बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखो, तो बताओ इसमें k का मान क्या होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है कि इस समीकरण का एक हल अगला ऐसे कह देगा 1,1 है, यानी कि आपको पता है x को y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्य निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग क्लास 9th के अनुसार आप लोग को पता है किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तो उसको x, y के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि पहला मान x का होगा, दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। यानी कि x बराबर 1 रखना है, y बराबर कितना रखना है, एक। जैसे आप इसमें रखोगे तो आपके सामने क्या नजर आएगा, वो जो अननोन वेरिएबल है, जो आपका k है, p था, q था, जो भी है अपने पास है, उसकी वैल्यू आप लोग यहाँ से प्लस करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सारी चीजें करके आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो। बोलो आप लोगों के पास में एक चरवाले की समीकरण और दो चरवाले के समीकरण को लेकर ये कोई डाउट है क्या। अगर आपका कोई चिन्ना सा भी छोटा सा भी डाउट है तो आप लोग जरूर मेरे को बताएं। हिंदी मीडियम वालों, आज बहुत सी जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ही काम में ली है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। मानक रूप होता है एक चरवाले की समीकरण का छोटा सा ऑपरेशन, चरराशि एक होनी चाहिए, रेखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए, समीकरण का मतलब इक्वल टू का सिंबल लगा होना चाहिए और जीरो लगा होना चाहिए साहब। मानक रूप x + b = 0। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a, b बिलोंग्स टू r, यानी कि a और b जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके साथ साथ में अपने पास k डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए साहब। इतनी बातें करने के बाद कुछ ऐसे एग्जांपल अपन लोगों ने देखे। एग्जांपल देखने के बाद में मैं आया आप लोगों को लेकर के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर वाले के समीकरण पर। सबसे पहला काम दिखाई कैसा देता है, x + by + c = 0। आप लोगों ने कहां पढ़ा है, जस्ट पिछले वाले साल पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं। और जो कोई 9th क्लास का बच्चा देख रहा होगा तो उसको पता भी लग जाएगा सर ये कहां पे पढ़ा है, अपन लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। आगे बढ़े, a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी कि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और आप लोगों ने देखो देखे यहाँ पे चेक कर लो, ओ कला कर लो, देखो a = 1 b = 0 c = 5 है।
तो ये वास्तविक संख्या है सारी सारी, 3 2 5 ये भी वास्तविक संख्या है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नोट करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव नोट करो। सिंबल जरूर कंसिडर करने हैं साहब, ऐसे गायब मत कर देना, घोटाला मत कर देना बिना मतलब। ठीक है, फिर आप लोगों से बोला गया जो भी चर राशि अपने पास मौजूद है, जितने समीकरण होती है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a और b दोनों का मान एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ बताया गया जितनी चर राशि होंगी उतने ही समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसको हल, इसमें हलों की संख्या कितनी बता रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, अनंत हल बता रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता रहे हैं। और इसके साथ साथ में इसके ग्राफिक निरूपण पे यदि बात करते हैं तो ग्राफिक निरूपण आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद में आप लोग 7th 8th और क्लास में जाए और 9th क्लास में आप लोग घूम करके आ चुके हो। अब आप लोग किसके इंतजार में बैठे हो फिलहाल के टाइम पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए आप लोग तैयार हो फिलहाल के टाइम पर। मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर नोट करें, है कि नहीं है। तब तक के लिए दी नेबर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।